हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप मॉडल्स के जो दूसरे नंबर के प्रयोग हैं जिनको विल तथा शैल कहेंगे उसके बारे में सीखेंगे। और जैसा कि कैन तथा मे के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, विल और शैल किस तरीके से यूज होगा, इसको आप देखिए। तो विल और शैल का प्रयोग, विल एंड शैल। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि हिंदी में आप इसको गा, गे और गी, गा गे गी, ये तीन अर्थ आपको निकालना है हिंदी में। गा गे गी कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी विल आएगा, शैल आएगा तो उसका हिंदी में जब अर्थ आप निकालेंगे तो या तो गा या तो गे अथवा गी से उसका उच्चारण होगा। दूसरी बात यह है कि यह गा गे गी क्यों होगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर टेंस डिनोट कर रहा है, यानी फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा है। तो ये फ्यूचर टेंस में यूज किए जाने वाले दो मॉडल्स हैं, विल और शैल। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो अब देखिए पहला पॉइंट, नंबर 1, पहला पॉइंट यह है कि इन राइटिंग, इन राइटिंग यानी कि जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं लिखने में, लिखने में। देखिए जब आप अंग्रेजी में कोई चीज लिखेंगे, जैसे एस्से हुआ, जैसे स्टोरी राइटिंग हुआ, कोई भी एनी अदर कंपोजिशन अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये चीज अवश्य आपको ध्यान देना है कि लिखने में कभी भी जब फ्यूचर टेंस आए तो सब्जेक्ट जो आपका आई अथवा वी है, इनके साथ आपको शैल ही लगाना है। ये चीज याद रहे, आई वी के साथ शैल लगाएंगे। और जबकि जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे ही हो गया, सी हो गया, और मान लीजिए आपका इट हो गया, और इसके अलावा दे हो गया, या एनी अदर नाउन, एनी अदर नाउन हो गया, कोई और भी नाउन अगर आ गया तो इन लोगों के साथ आपको हमेशा विल लगाना है। तो ये था आपका लिखने में, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आई शैल, आई शैल गो, आई शैल गो टू स्कूल। मान लीजिए एक वाक्य लिखा है आई शैल गो टू स्कूल, और दूसरा वाक्य आपका है कि ही विल, और इसके बाद डू और दिस वर्क, यानी मैं स्कूल जाऊंगा, ये आपका पहला उदाहरण हुआ। और दूसरा उदाहरण इसमें है कि ही विल डू दिस वर्क, यानी वह यह कार्य करेगा। तो आप इसको राइटिंग में अगर लिख रहे हैं, कोई चीज लिखने में यूज कर रहे हैं और फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो आई के साथ आपको शैल लगाना है और ही के साथ आपको विल लगाना है। यानी कि इसको आप कह सकते हैं इन जनरल सेंस, इन जनरल सेंस। आप इसको जनरल सेंस में यानी कि सामान्य तरीके से इसका प्रयोग कर देंगे, उसी तरीके से जैसे फ्यूचर टेंस में आपने पढ़ा होगा। तो ये तो था पहला कॉन्सेप्ट कि इन राइटिंग आप कोई गलती नहीं करेंगे, आई वी के साथ हमेशा शैल लगाएंगे और जबकि अन्य लोगों के साथ विल लगाएंगे, क्योंकि यह एक्सेप्टेबल है, यह आज भी फॉर्मल अंग्रेजी में चल रहा है, ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई नहीं, सब जो है सबके साथ हमको विल लगाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं विल के बारे में भी आपको हम बताने चल रहे हैं कि विल कैसे लगेगा, क्यों लगेगा। लेकिन असलियत है कि लिखने में आप ये गलती नहीं करेंगे, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी लोगों के साथ विल लगाएंगे। आज भी फॉर्मल अंग्रेजी में ये स्वीकार किया जाता है। तो आइए नंबर 2 देखते हैं, दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं इन स्पीकिंग। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है, स्पीकिंग, तो अंग्रेजी बोलते समय यानी कि बोलने में, बोलने में, बोलने में आप क्या करेंगे, जब भी अंग्रेजी बोलेंगे ना तो ये जितने सब्जेक्ट है सबको एक साथ मिला देंगे, यानी फॉर ऑल सब्जेक्ट, सब फॉर ऑल सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप केवल और केवल आप यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। देखिए एक बात यहाँ ये आता है कि जो विल सहायक क्रिया है ना,
ये सभी लोगों के साथ लगेगा। ऐसा क्यों है? आजकल अमेरिका हुआ, जैसे आपका लंदन है, विदेशी जितने भी यूरोपीय क्षेत्र के देश हैं, वहां कोई भी सेल का नाम नहीं दे रहा है। मतलब 99% आप कह सकते हैं कि सब विल का यूज कर रहे हैं। तो जब बोलना हो, अंग्रेजी बोलना हो, तो मैक्सिमम आप ये समझिए कि विल का ही यूज किया जाता है। इन स्पीकिंग अगर आप बोल रहे हैं तो उस समय आप इसका यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में कोई भी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको पुनः ये दो उदाहरण इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे लिखा है आई शैल गो टू स्कूल, तो आप इसको कह सकते हैं आई विल गो टू स्कूल। अगर आप बोल रहे हैं आई विल गो टू स्कूल, और इसके बाद दूसरा जो लिखा है कि ही विल डू दिस वर्क, तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं ही विल डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये आप बोलने में यूज कर रहे हैं, इन स्पीकिंग, इन स्पीकिंग यूज कर रहे हैं, यानी बोलने में इसको लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही सहायक सब्जेक्ट के साथ आई अथवा ही दोनों के साथ आपने विल का इस्तेमाल किया इन स्पीकिंग। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला था आपका इन राइटिंग, राइटिंग में आप गलती न करें, जिसके साथ जो होता वो लगाएंगे। और जबकि जब स्पीकिंग यानी जब बोल रहे हैं तो आप इनमें फ्री हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ चाहे जो सब्जेक्ट हो, फॉर ऑल सब्जेक्ट केवल और केवल आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? फिर भी कुछ विद्वान ऐसे हैं, सब एक्सपर्ट्स हैं, जो ये कह सकते हैं कि नहीं, इनके साथ सेल लगेगा, इनके साथ विल लगेगा, इनके साथ विल ही आएगा, इनके साथ सेल ही आएगा, मतलब हद हो गया है। तो आइए हम एक तीसरा पॉइंट आपको ले आते हैं, जो सबसे शानदार पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है कि लिखने तथा बोलने दोनों में। अब हम तीसरी हेडिंग बताते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिए। अब आप नंबर 3 जरा देखिए, तीसरा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। इन बोथ इन राइटिंग या इन राइट बोथ इन राइटिंग, या ऐसे लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, इन राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ, कहने का मतलब यह है कि लिखने तथा बोलने दोनों में, इसको आप कह सकते हैं लिखने तथा बोलने, लिखने तथा बोलने और दोनों में, अब देखिए, अब ये पॉइंट आता है कि लिखने इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी लिखने और बोलने दोनों में हम क्या कर सकते हैं? ये कौन सी ऐसी चीज है? तो इसमें एक कॉमन बात है कि जैसे मान लीजिए आपका जो सेल है और सेल के साथ साथ जो आपका विल है, ये दोनों ही जो सहायक क्रियाएं है ना, सेल और विल, इन दोनों ही सहायक क्रियाओं का एक शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं डबल एल लगा देंगे, यानी इल कह सकते हैं। इसको आप हिंदी में इल पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका इल। यानी सेल का जो डबल एल है यहाँ ले लेंगे, जो विल का डबल एल है यहाँ आ जाएगा, दोनों को आप शॉर्ट में इल पढ़ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। अब इसको देखिए, अब मान लीजिए ये कहा जाए कि अगर कहना है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो अब एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल्स। अब इस उदाहरण में क्या बात आ रही है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो जैसे आई के साथ मान लीजिए सेल लगता है या आई के साथ विल लगेगा, तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो आप इसको सीधे सीधे ऐसे इल लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आई, और इसके बाद हो जाएगा गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये कहना है कि वह यह काम करेगा, तो इसके साथ लिख देंगे हील, और इसके बाद लिख देंगे डू, और इसके बाद हो जाएगा दिस, और इसके बाद हो जाएगा वर्क। अब देखिए, अब प्रश्न ये आएगा कि आई के साथ सेल लगेगा कि विल, ही के साथ सेल लगेगा कि विल। अब यहाँ शॉर्ट में आपने सीधे कह दिया आई गो टू स्कूल या हील डू दिस वर्क। तो अब इसमें चाहे आप सेल समझिए या विल समझिए, जो भी हो, लेकिन तरीका यह है कि शॉर्ट फॉर्म में ये यूज किया जा सकता है, लिखने में भी, इसको आप लिखने में भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ बोलने में भी यूज किया जाता है। अब कोई ज्यादातर सेल विल का ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब ज्यादा उच्चारण नहीं करता, ऐसे स्थिति में शॉर्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन असलियत यही है कि अगर आप पिछले उदाहरणों को देखिए तो आई के साथ वास्तव में सेल होगा इन राइटिंग,
और ही के साथ विल होगा इन राइटिंग, लेकिन जब आप बोलेंगे तो दोनों साथ विल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ये आपका इल है, ये जैसे आई के साथ अगर आप इल लगा रहे हैं तो आई के बाद कामा लिखेंगे और इसके बाद डबल एल लिखेंगे, इसी तरीके से आपको लिखना है। और जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आ लिखेंगे और इल इसी में जोड़ देंगे, यानी आपको डबल एल का हिंदी इल होगा, इसी इल को ही आपको जोड़ना है। यही जो इल है वो किसी भी सब्जेक्ट में जोड़ देना। जैसे आइल हो गया, अगर आप ही लिख रहे हैं तो ही इल हो जाएगा, अगर आप यू लिख रहे हैं तो यू को आप लिखेंगे यूइल हो जाएगा, यूइल हो जाएगा। इसी तरह से अगर दे लिख रहे हैं तो आपका देइल हो जाएगा। सब में आपको इल जोड़ना है, ये इसके उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। तो ये था आपका तीसरी हेडिंग, जिसको आप कह सकते हैं ये नंबर 3 था, ये नंबर 3 हेडिंग है, दूसरा नहीं तीसरा है। पहला था इन राइटिंग, फिर दूसरा था इन स्पीकिंग, फिर तीसरा इन राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ। ये दोनों को मिला करके शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका विल और शैल के बारे में। समझ लीजिए कि मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो रियल कॉन्सेप्ट है वो है। परंतु एक बात मैं और करना चाहूंगा, जो चौथी बात है वो क्या है, जरा अब इसको आप समझिए। चौथी पॉइंट, इसमें जो एक विशेषीकरण है, विशेष बात है विल शैल को लेकर के, अब हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इसमें विशेष क्या है। इसको जरा देखिए। अब जहां तक विल और शैल का सवाल है, तो इसमें विशेष बात यह है कि अगर मान लीजिए आई और वी के आने पर आप शैल लगाते हैं, ये बात क्लियर है। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, अथवा दे हुआ, या आर एनी अदर नाउन हुए, एनी अदर नाउन हुआ, कोई भी अन्य नाउन है, इनके साथ जहां आप विल लगाते हैं। अब करना क्या है, अगर हम इनके स्थान पर जहां आई वी के साथ शैल लग रहा है, यहां पर अगर शैल के बजाय हम यहाँ पर विल का प्रयोग कर दें, शैल को हटा दिया जाए, अगर यहाँ विल लगा दिया जाए, विल, और जहां विल लगता था यहाँ पर अगर आप शैल लिख दीजिए, शैल लगा दीजिए, तो अब इसका थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। क्या अर्थ बदल जाएगा, अब इसमें यह सेंस हो जा रहा है कि ऐसे स्थिति में वाक्य पर, उसके सब्जेक्ट पर, उसके कार्यों पर जोर दिया जा रहा है, यानी फोर्स इसमें आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको डिटर्मिनेशन कह सकते हैं कि इसमें जो है डिटर्मिनेशन की बात हो जा रही है, दृढ़ता की बात हो जा रही है, कंपल्सन की बात हो जा रही है, अनिवार्यता की बात हो जा रही है। अनिवार्यता यानी कि जिसको आप कह सकते हैं दृढ़ता या अनिवार्यता, दृढ़ता भी कह सकते हैं, दृढ़ता। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा अर्थ विशेष हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल्स को अगर हम लेते हैं तो पहला उदाहरण, अब इसी से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले एग्जाम्पल में अगर आप ये कहते हैं कि आई शैल और हेल्प, आई शैल हेल्प और यू, तो ये अर्थ दे रहा है कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये इन जनरल सेंस है, इन जनरल सेंस, जनरल सेंस, ये आपका सामान्य तरीके से प्रयोग है। लेकिन अगर हम इसमें ये कह दें कि आई विल और इसके बाद हेल्प यू, हेल्प यू, तो अब ये इन जनरल सेंस नहीं रह गया, अब ये हो गया इन स्पेशल सेंस हो गया, इन स्पेशल, स्पेशल सेंस हो गया। अर्थात एक विशेष स्थिति हो गया कि अब आप ये कहेंगे कि मैं आपकी मदद, यहाँ देखिए पहले का अर्थ होगा कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो ये सामान्य हो गया। लेकिन दूसरे का अर्थ होगा कि आई विल हेल्प यू, इसका अर्थ बनेगा कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। पहले था मैं आपकी मदद करूंगा, तो मैं आपकी मदद करूंगा सामान्य है, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, जिसको आप स्पेशल सेंस में कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जो है अन्य सब्जेक्ट के साथ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ही विल और लिखा है डू और लिखा है दिस और इसके बाद लिखा है वर्क, वही काम करेगा। तो ये सामान्य सेंस में है, इन जनरल सेंस है, इन जनरल सेंस में लिखा गया है। और इसके बाद दूसरा जब आप यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ही शैल और इसके बाद डू हो जाएगा और दिस वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही शैल डू दिस वर्क माने वह यह कार्य जरूर करेगा, यानी कि ये हो गया इन स्पेशल सेंस, स्पेशल सेंस, सेंस हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये है
कि यहाँ पर आपने सहायक क्रियाओं को जैसे ही बदला तो बिल्कुल अर्थ इसका थोड़ा विशेष होने लगा, अर्थात उस वाक्य पर जोर दिया जाने लगा, यानी फोर्स आने लगा। तो एक तो आपका ये चौथा पॉइंट था। अब हम आपको एक बात और समझाना चाहते हैं, शैल के विशेष प्रयोग। अब अगला पॉइंट समझिए, शैल का एक और भी प्रयोग देखिए, शैल का विशेष प्रयोग, विशेष प्रयोग इसको आप क्या कहेंगे, यानी शैल का जो प्रयोग करना है वो विशेष तरीके से कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स में देखिए, अगर हम किसी को आज्ञा दें, जहां तक सवाल है कमांड का, यहाँ देखिए विशेष प्रयोग में कमांड आएगा। अगर हम कमांड को लेते हैं, कमांड जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं आदेश, अगर हम आदेश की बात करें तो आदेश शैल का प्रयोग आदेश के रूप में कहाँ होगा, यह मूल रूप से जैसे सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट है यू है, अथवा आपका ही है, अथवा आपका सी है, अथवा इट है या दे है, अथवा मान लीजिए आर एनी अदर नाउन है, एनी अदर नाउन है। तो किसी भी अन्य सभी सब्जेक्ट को ले लीजिए, नाउन है, अन्य सभी के साथ, कहने का मतलब केवल इसमें आई और वी को छोड़कर, आई अथवा वी इनको केवल आप लेफ्ट कर दीजिए, इनको केवल आप छोड़ दीजिए और इनके साथ नहीं यूज होगा, बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट बच जा रहे हैं सबके साथ हम कमांडिंग ऑर्डर में शैल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप एग्जांपल्स देखिए, पहला उदाहरण जैसे अगर ये कहा जाए कि यू शैल, यू शैल और इसके बाद डू, और इसके बाद कहा जाए कि दिस वर्क, यू शैल डू दिस वर्क, तो यहाँ पर आप जो है कमांडिंग यानी कमांड कर रहे हैं, यानी कि आप जो है किसी को आदेश दे रहे हैं कि तुम यह काम करोगे, यानी तुम यह काम अवश्य करोगे। बात तो वही है कि यू के साथ शैल आया तो अवश्य हुआ, जोर दिया गया, परंतु इसमें भाव जो छिपा है वो कमांड का है। अब आइए दूसरा देखिए, अगर हम चाहें तो ही के साथ भी जोड़ सकते हैं, ही शैल लिख देंगे और लीव लिख देंगे, द रूम लिख देंगे और इसके बाद लिख देंगे एट वंस, एट वंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ही शैल लीव द रूम एट वंस, यानी वो कमरा तुरंत छोड़ दे, तो यह भी आपका कमांड हुआ, यह भी देखिए कमांड है, कमांड का मतलब आदेश हुआ। अब एक चीज यहाँ पर यह समझने की बात है कि भले ही ये दोनों वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखे गए हैं, भले ही दोनों अफर्मेटिव में लिखे गए हैं, परंतु ये इंपरेटिव सेंस का अर्थ दे रहे हैं, यह भी बात आपको ध्यान देना चाहिए। अर्थात किसी को आदेश दिया जा रहा है तो वो इंपरेटिव में हो रहा है। तो देखिए इसमें अगर आप चाहें तो शैल का प्रयोग यू यानी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं प्रॉमिस के रूप में। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि यू शैल और इसके बाद लिख सकते हैं गेट द प्राइज, गेट द प्राइज। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि तुम्हें प्राइज मिलेगा या आपको प्राइज मिलेगा, तो ये एक तरीके से जो है प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस। और इसी प्रकार अगर आप चाहें, और ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहा है, अफर्मेटिव में। दूसरी बात यह है कि उदाहरण नंबर 4 को अगर हम देखें तो ही के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ही विल, ही शैल और इसके बाद गेट, ही शैल गेट हिज सैलरी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसे उसका तनख्वाह मिलेगा, तो यह भी एक तरह से प्रॉमिस की बात है, प्रॉमिस। तो यहाँ आपने देखा कि ये भी आपका अफर्मेटिव हो गया, यानी कि यह जो है शैल का प्रयोग कमांड के लिए तो हो ही रहा है, साथ साथ प्रॉमिस के लिए हो रहा है, और साथ साथ अगर आप चाहें तो इसको आप जो है एक और भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आप थ्रेट कह सकते हैं, थ्रेट यानी धमकी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में जरा देखिए कैसे होगा। उदाहरण नंबर आपका आएगा 5, पांचवा उदाहरण देख लीजिए कि जैसे अगर कहा जाए कि यू और इसके बाद शैल, यू शैल, पहले यहाँ इसको इस तरह लिखते हैं कि जैसे डू इट, इसे करो, डू इट, और अथवा और इसके बाद लिख सकते हैं यू शैल और बी, यू शैल बी फाइंड, यू शैल बी फाइंड, इसे करो, और नहीं तो यहां पर लिख देंगे अन्यथा, यानी कि अदरवाइज लिखेंगे, अदरवाइज, अदरवाइज। यहाँ इसको जरा फिर से देख लीजिए, ये हो जाएगा डू इट
अदरवाइज, अदरवाइज, और इसके बाद लिख सकते हैं यू शैल, यू शैल हो जाएगा डू इट, अदरवाइज यू शैल बी, और पनिश्ड, ऐसे लिख देते हैं पनिश्ड। देखिए इसे करो अन्यथा तुमको दंड मिलेगा, तो यह एक प्रकार का धमकी है। यह आप देख रहे हैं यू के साथ हो रहा है, और इसी प्रकार अगर आप चाहें तो सी के साथ या ही के साथ भी कर सकते हैं। अब जरा इसमें देख लीजिए, ही के साथ उदाहरण नंबर आपका 6 होगा। छठवां उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए अगर हम ही को लेते हैं तो यहां लिख सकते हैं कि ही शैल बी, ही शैल बी, और इसके बाद लिख सकते हैं डिसमिस्ड, और इसके बाद लिख सकते हैं ही शैल बी डिसमिस्ड और फ्रॉम हिज जॉब। अर्थात यहाँ पर धमकी दिया जा रहा है कि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये आपका, यह भी आपका थ्रेट हो गया। तो इस तरीके से शैल का जो विशेष प्रयोग है वह विशेष प्रयोग है कमांड के लिए, विशेष प्रयोग है प्रॉमिस के लिए, अथवा थ्रेट यानी धमकी के लिए। ज्यादातर तो कमांड और धमकी यानी जो थ्रेट है, कमांड एंड थ्रेट के लिए, आदेश और धमकी के लिए विशेष रूप से यूज किया जाता है। और इसी प्रकार अगर हम प्रॉमिस की बात करें, जैसे इसमें प्रॉमिस दिया हुआ है, तो प्रॉमिस के लिए जैसे सब्जेक्ट आपका आई और वी आ जाए, तो उसके लिए अगर प्रॉमिस की बात हो तो उसके साथ हम आई और वी के साथ विल लगा देंगे। जैसे इन लोगों के साथ शैल लग रहा है, ऐसे प्रॉमिस के लिए आप जो है विल लगा देंगे। जैसे मान लीजिए प्रॉमिस अगर कर रहे हैं कि मैं आपको एक किताब दूंगा, तो आई विल गिव यू ए बुक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वहां एक तरह से प्रॉमिस टाइप में हो जाएगा। लेकिन ज्यादा महत्व शैल का है, विल का बहुत ही कम महत्व है अपेक्षाकृत शैल के लिए इस मामले में। तो ये था आपका विल और शैल का इन्स एंड आउट्स, यानी कि संपूर्ण विवरण था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और इसे आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।